हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने जो भी हमने लास्ट कंटेंट पढ़ाया है, यानी कि तुगलक वंश में हमने गियासुद्दीन तुगलक को पढ़ाया, इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ाया। एटलीस्ट मोहम्मद बिन तुगलक का जो है द एंड भी हो चुका है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत में हमने जितने भी आपको कंटेंट दिए हैं, उम्मीद करती हूँ आप सभी समय के साथ उसको रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं किया है तो अभी स्टार्ट हो जाइए, अभी भी समय है, क्योंकि रिवीजन बहुत मायने रखता है सफलता को दिलाने में। रिवीजन जितना मायने रखता है उतना ही मायने जो है प्रैक्टिस भी रखती है। दोनों को इक्वल उसमें लेते रहिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, आप समय के साथ रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो जब भी एग्ज़ाम की डेट आएगी, कभी भी दे देगा, तो आप इस मेंटली रूप से प्रिपेयर रहेंगे और आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि हमारा कौन सा चैप्टर छूट रहा है, ओके। इसलिए हम चैप्टर वाइज आपको एक एक कंटेंट दे रहे हैं ताकि कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए और आप मेरे साथ जो है रिवीजन भी अपना करते चलिए, ओके। तो बच्चों, कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो है कितने विद्रोह हुए इसके समय पर, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर, और अंतिम विद्रोह कौन सा था, पहला विद्रोह कौन सा था। तो अगर अंतिम विद्रोह की बात करते हैं तो तगी खां का विद्रोह हुआ था, जो है अंतिम विद्रोह था मोहम्मद बिन तुगलक का। फिर इसके बाद में जो है अंतिम विद्रोह, यानी इस तगी खां के विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान जाता है। सुल्तान यानी एमबीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ओके। ये शॉर्टकट नेम लेने में आसानी रहती है, नहीं बहुत लंबा टाइम लगता है, इसलिए इसको हम शॉर्टकट हमने कर रखा है। तो ये जो है सुल्तान इस तगी खां का पीछा करते करते मुल्तान के थट्टा नामक स्थान पर पहुँचता है और अचानक ये ज्वर से ग्रसित हो जाता है और एटलीस्ट इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो सारे लोगों में मतभेद होता है, सारे लोग परेशान होते हैं कि आखिरकार शासक किसको बनाया जाए। तो मैंने कल आपको बताया था कि इसकी मृत्यु के समय सूफी संत जो है चिराग देहलवी, नासिरुद्दीन चिराग देहलवी उपस्थित थे। इन्होंने जो है वकालत की, किसकी, इसके जो है छोटे भाई, वो कौन सा भाई कौन सा है, वो है फिरोज़ शाह तुगलक। तो फिरोज़ शाह तुगलक का जो है नासिरुद्दीन चिराग देहलवी ने जो है समर्थन दिया और वहीं पर थट्टा नामक स्थान पर इसका राज्याभिषेक कर दिया गया, ओके। तो इस तरह से अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में 2 बार राज्यारोहण या राज्याभिषेक कराने वाला शासक कौन होता है, तो ये फिरोज शाह तुगलक होता है, ओके। पूछता भी है क्वेश्चन में कि दिल्ली सल्तनत के किन किन शासकों ने जो है 2 बार राज्याभिषेक करवाया है, तो ये कौन है, ये जो है फिरोज शाह तुगलक हैं। अब अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का अगर टाइम पूछता है कि कब से कब तक इसने शासन किया, तो इसने 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक जो है शासन किया दिल्ली सल्तनत में, ओके। तो आइए हम इसको जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को भी हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो पार्ट हैं, ये कौन कौन से पार्ट हैं, तो पहले उसमें हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक का प्रारंभिक जीवन कैसा था। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि इसका राज्यारोहण जो है किन स्थितियों में हुआ, और इसके बाद में इसने सुधार कौन कौन से किए अपने शासन में रह करके। इसके बाद में शिक्षा और साहित्य का क्या स्तर था इस फिरोज शाह तुगलक के समय, ओके। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे इसके समय धार्मिक जीवन कैसा था, लोग कैसे थे, और इसके कौन कौन से अभियान हैं। तो इन सारे टर्म्स के माध्यम से हम जो है पूरा फिरोज शाह तुगलक के बारे में A to Z सारी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे, ओके। तो चलिए हम जान लेते हैं थोड़ा सा इसके संबंध में, थोड़ा सा इसके पर्सनली इसके बारे में जान लेते हैं। तो हम अगर फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो इसका जन्म कब हुआ है, तो 1309 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। मूल नाम क्या था, तो मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज था। और अगर माता की बात करते हैं कि माता कौन थी, तो माता थी बीवी जैला। ये एक हिंदू महिला थी। कौन थी, हिंदू महिला थी, कौन, ये बीवी जैला, ओके। इसके बाद में जो है पिता
कौन थे? तो पिता रज्जब थे, यानी कि गियासुद्दीन तुगलक का जो छोटा भाई था उनके जो है ये जो इनके पिता थे रज्जब, ये रज्जब कौन थे? तो ये गियासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई थे, तो ये इनका पुत्र था। ओके, तो अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इनकी प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी थीं। तो इनकी प्रमुख उपाधियां कई सारी थीं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं। तो इनकी उपाधियों को भी इनके बारे में जानना आपको बेहद ज़रूरी है। तो अगर हम उपाधियों की बात करते हैं तो पहली उपाधि है सैयद उस सलातीन। इसको किसने दिया था? तो खलीफा द्वारा ये उपाधि इसको प्रदान की गई थी। किसके द्वारा प्रदान की गई थी? खलीफा द्वारा जो है सैयद उस सलातीन जो है खलीफा द्वारा ये उपाधि प्रदान की गई थी। हाँ, एक चीज़ और छूट रही है। हमने आपको बताया कि इसकी माता जो थी बीवी जैला थी और ये कौन थी? हिंदू महिला थी। तो अभी इसके पहले भी हमने पढ़ा है कि इनके पूर्व में कौन शासक था जिनकी माता हिंदू थी। आप इस चीज़ को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर आप लोग नहीं आंसर दे पाते हैं तो नेक्स्ट डे हम आपको इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। बट आप पहले कोशिश करिए, क्योंकि जस्ट अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं इसको पढ़ाए हुए कि इसके पूर्व जो है कौन से दिल्ली सल्तनत शासक की महिला जो माँ थी वो हिंदू थी। चलिए, तो ये था क्वेश्चन आप सबके लिए। तो उपाधियों में अगर हम बात करते हैं तो सैयद उस सलातीन उपाधि जो है ये किसने दिया था? ये खलीफा द्वारा प्रदान किया गया था। दूसरी उपाधि है सल्तनत काल का अकबर। तो सल्तनत काल का अकबर जो है इलियट महोदय ने दिया है, हेनरी इलियट ने दिया है। और एक और हैं एल्फिंस्टन महोदय, इन्होंने जो है इसको कौन सी उपाधि दी है? दिल्ली सल्तनत का अकबर। इसके बाद में तीसरे नंबर पर सल्तनत का जय सिंह। सल्तनत का जय सिंह क्यों दिया गया है? क्योंकि सल्तनत जय सिंह ने जो है क्या करवाया था? नक्षत्रशाला की स्थापना करवाई थी। कहाँ पर? अजमेर में। उसी तरह से इस सुल्तान ने भी यानी फिरोज शाह तुगलक ने भी दिल्ली में नक्षत्रशाला की स्थापना कराई थी। और ये खुद जो है खगोल शास्त्री था और एक बहुत अच्छा चिकित्सक था, ठीक है। तो इसके ये खगोल शास्त्री होने की वजह से इसने जो है नक्षत्रशाला की स्थापना की, इसलिए जो है इसको कौन सी उपाधि दी जाती है? सल्तनत का जय सिंह। ओके, इसके बाद में भवन निर्माताओं का राजा भी इसकी उपाधि है। और फिर दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान। क्या है? दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान। तो उम्मीद करती हूँ कि इनकी उपाधियाँ बहुत कठिन तो नहीं है। जैसे हम भारी भरकम उपाधियाँ चोल साम्राज्य में जो है पढ़ रहे थे तो उनको लर्न करने में थोड़ी सुविधा नहीं हो रही थी, हम लोग दुविधा जो है परेशानी महसूस कर रहे थे। लेकिन इनकी उपाधियों में ऐसी कोई समस्या नहीं है, हम बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। सिर्फ हमको अपना माइंड सेट करना है कि कौन सी उपाधि क्यों दी गई और किसने दी, ये अकेले जानने की ज़रूरत है। ओके, अब इसके बाद में हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक की सबसे बड़ी उपाधि ये थी कि इसने जो है सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में अपनी आत्मकथा लिखी थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने कि अपनी आत्मकथा लिखी थी। और उस आत्मकथा को किस नाम से जानते हैं? तो फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसकी फुतुहात ए फिरोज शाही आपसे क्वेश्चन पूछता है, फुतुहात ए फिरोज शाही क्या है? तो आपका आंसर होगा आत्मकथा। पूछता है किसकी है? तो फिरोज शाह तुगलक की। ओके, तो इस तरह से इसकी उपाधियाँ और इसकी जो आत्मकथा थी इसके बारे में हमने जाना। अब इसके हम प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं। तो प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो आपको पहले ही हमने बता दिया है कि माता जो है बीवी जैला थी। बीवी जैला ये एक हिंदू महिला थी और बीवी जैला अबोहर इनका पूरा नाम था। बीवी जैला अबोहर जो पंजाब के भाटी राजपूत रणमल की पुत्री थी। किसकी थी? पंजाब के भाटी राजपूत रणमल की पुत्री थी। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक जब 7 वर्ष का था तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जब 7 वर्ष के थे तो इनके पिता रज्जब की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण किसका? फिरोज शाह तुगलक का पालन पोषण किसने किया? गियासुद्दीन तुगलक ने किया।
समझ में आया ना। अब इसके बाद में जब इनकी पालन पोषण इनका जो है किसने किया, गियासुद्दीन तुगलक ने। गियासुद्दीन तुगलक के बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठने के बाद इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा एक महत्वपूर्ण पद प्रदान किया जाता है। वो कौन सा होता है, अमीर-ए-हाजिब। ठीक है, कौन सा पद प्रदान किया जाता है इसको, अमीर-ए-हाजिब का पद प्रदान किया जाता है। ये अमीर-ए-हाजिब पद होता क्या है, तो ये शाही दरबार का प्रधान होता है। ओके, शाही दरबार का प्रधान होता है, यानी कि शाही दरबार में किस चीज़ की कमी है, सारी चीज़ों को जो है अरेंजमेंट करना, उसका जो है उस विभाग का ये क्या बनाया गया, प्रधान बनाया गया। अब जब प्रधान बनाया गया तो इसके बाद में फिर जो है बात करते हैं इसके राज्यारोहण के बारे में। तो अगर राज्यारोहण के बारे में बात करें तो दिल्ली सल्तनत का ये ऐसा शासक है जो कि इसने 2 बार राज्याभिषेक कराया। पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या बनती है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ये पहला पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने जो है क्या कराया है, 2 बार राज्यारोहण कराया है। तो ये 2 बार राज्यारोहण क्यों कराता है, हमने आपको पहले ही बताया कि जब तगी खां का विद्रोह होता है मोहम्मद तुगलक के समय पर, तो ये तगी खां का विद्रोह जो है अंतिम विद्रोह होता है। तो इस तगी खां के विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जाता है, इसका पीछा करते हुए मुल्तान की तरफ रुख करता है और मुल्तान के थट्टा नामक स्थान पर ज्वर से ग्रसित हो जाने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो इसकी मृत्यु के समय नासिरुद्दीन चिराग देहलवी वहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो कि वहीं उसी थट्टा में जो है क्या करते हैं, इस फिरोज शाह तुगलक के राज्याभिषेक की वकालत करते हैं कि ये सहमति बनती है जो अमीर वर्ग थे, जो उमरा वर्ग के लोग थे और नासिरुद्दीन चिराग देहलवी में, कि क्यों ना फिरोज शाह तुगलक को इमीडिएट इसी समय इसी स्थान पर जो है राज्याभिषेक कर दिया जाए। तो पहला राज्याभिषेक कब होता है, जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है थट्टा में, तो वो समय कौन सा होता है, मार्च 1351। तो थट्टा में इसका पहला राज्याभिषेक होता है। इसके बाद में जो दूसरा राज्याभिषेक का होता है वो कहाँ पर होता है, वो दिल्ली में होता है। तो कुछ महीने बाद जो है वो पहुँचता है दिल्ली, तुरंत नहीं पहुँचता है। ये पहुँचता कब है, अगस्त में पहुँचता है। तो जब अगस्त में पहुँचता है तो इसका राज्याभिषेक दूसरा राज्याभिषेक जो है होता है दिल्ली में। तो पहला राज्याभिषेक कहाँ पर होता है, पहला राज्याभिषेक होता है थट्टा में और दूसरा राज्याभिषेक कहाँ होता है, तो दूसरा राज्याभिषेक होता है दिल्ली में। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हमने आपको पहले ही बताया कि जब ये सिंहासन पर बैठता है तो मुख्य भूमिका कौन निभाता है, तो मुख्य भूमिका निभाता है नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। हालांकि जो एमबीटी था यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक था, तो इसने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हमारी मृत्यु के बाद उसका एक भांजा था वो जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठेगा, इस तरीके की घोषणा करता है। लेकिन नासिरुद्दीन चिराग देहलवी की जिद की वजह से, यानी कि नासिरुद्दीन चिराग देहलवी ने फिरोज शाह तुगलक के राज्याभिषेक की वकालत ज़्यादा की थी, और वकालत ज़्यादा की थी तो इस तरीके से प्रेशर पड़ा इन लोगों पर, और ये जो है मजबूर हो गए किसको, फिरोज शाह तुगलक के राज्याभिषेक के लिए। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के राज्याभिषेक में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं वो जो है नासिरुद्दीन चिराग देहलवी होते हैं। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब इसके बाद में जो है इसने जब ये वहाँ पर थट्टा पर राज्याभिषेक हुआ, थट्टा में राज्याभिषेक के बाद में कुछ महीनों बाद ये दिल्ली पर पहुंचा। तो दिल्ली बाद में पहुंचा, दिल्ली पहुंचने के पूर्व जो है इसने
बाबा फरीद गजसकर के मकबरे में जा कर के क्या किया था, प्रार्थना किया था। दिल्ली बाद में गया, यानी कि आशीर्वाद के रूप में इसने जो है सबसे पहले किसके मकबरे में जा कर के प्रार्थना की, तो बाबा फरीद गजसकर के मकबरे में जा कर के प्रार्थना की। जब ये दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली की जनता ने इसका बहुत भव्य स्वागत किया और दिल्ली में फिरोज़ के आगमन पर जो है 21 दिन का उत्सव मनाया गया था। कितने दिन का उत्सव मनाया गया था? 21 दिन का उत्सव मनाया गया था। और इसी समय इसने घोषणा की थी कि इन फ्यूचर अगर भविष्य में हमारे समय किसी का राज्याभिषेक होता है तो इसको परंपरागत रूप से लिया कि परंपरागत रूप से जो है उस समय ये जो है ये जो उत्सव मनाया जाएगा वो 21 दिन का उत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये थी बच्चों प्रारंभिक जानकारी फिरोज शाह तुगलक के बारे में। नेक्स्ट डे हम इनके लेकर के आएंगे इनके सुधारों के बारे में कि प्रशासन में इन्होंने मुख्य सुधार कौन कौन से किए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, लेकिन आपसे एक बात ज़रूर कहेंगे जाने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ओके, दूसरी आपको सूचना देना चाह रहे हैं कि हम इतिहास विषय का A to Z यानी एंशियंट हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न तक का चैप्टर वाइज एक एक कंटेंट यानी एक एक चैप्टर जो है हमने पढ़ाया हुआ है। उसके साथ में प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। जो बच्चे आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप जा करके हमारे चैनल पर दी गई लिंक पर क्लिक करेंगे तो सारी आपको प्लेलिस्ट आपके समक्ष ओपन हो जाएगी और आप आसानी से जो है आप अपनी स्टडी के लिए हेल्प ले सकते हैं इस प्लेलिस्ट के माध्यम से। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे जो है फिरोज शाह तुगलक के सुधारों को लेकर के। ठीक है, तो तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।